नमस्कार साथियों, आज की इस फर्स्ट क्लास से हम थ्योरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, कोशिश रहेगी कि थ्योरी को बड़े ही आसान तरीके से समझाने की। तो साथियों, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करे, क्योंकि हर लाइन, हर डेफिनेशन को, हर प्रिंसिपल को, हर एक पॉइंट को जो है ना बहुत अच्छे से समझाया जाएगा साथियों। तो साथियों, आज हम थ्योरी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन के नाम से हमारा जो चैप्टर है, इस बेसिक थ्योरी क्वेश्चन के इस चैप्टर में साथियों हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन बेसिक डेफिनेशंस के बारे में साथियों हम आज स्टडी करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले है हमारी सबसे बेसिक टर्म जो हमारी ट्रेड है, यानी हमारी ट्रेड का जो नाम है वो क्या है साथियों? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का वास्तविक अर्थ है विद्युतकार। और विद्युतकार साथियों कौन है? जो विद्युत व विद्युत संबंधित उपकरणों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अब इसके एक एक शब्द को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि विद्युत व विद्युत संबंधित उपकरणों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्युतकार। यानी किसकी जानकारी हो उसको? विद्युत के बारे में। यानी विद्युत क्या चीज है, विद्युत कैसे बनी है, और विद्युत में जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, और इसके जो बेसिक ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, यानी जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति। और उससे अगला शब्द है विद्युत संबंधित उपकरणों की, यानी विद्युत से चलने वाले जितने भी हमारे उपकरण हैं उनकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति। जैसे मोटर की जानकारी, ट्रांसफार्मर की जानकारी, या अल्टरनेटर की जानकारी, या ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबस्टेशन, इन सभी इलेक्ट्रिसिटी उपकरणों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्युतकार। तो यानी पहली इस डेफिनेशन में हमें ये क्लियर होता है कि विद्युतकार कौन है और इलेक्ट्रीशियन यानी विद्युतकार यानी इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है, किसको जानना? विद्युत को जानना। और विद्युत संबंधित उपकरणों को जानना किसका काम है? इलेक्ट्रीशियन का काम है। और साथियों, पूरी कंप्लीट थ्योरी में हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य भी यही रहेगा, क्योंकि हमारी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। और इलेक्ट्रीशियन का मतलब जो असली मकसद है वो क्या है? विद्युत को जानना। विद्युत को जानने से मतलब है विद्युत की जो हर एक छोटी से छोटी डेफिनेशन, हर एक छोटी से छोटी यूनिट, और विद्युत संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर हमारी मशीनें, हमारी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जिन सिद्धांतों पे काम करते हैं उनके बारे में जानना। और विद्युत संबंधित उपकरणों के बारे में, उपकरणों के बारे में मतलब वो किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं वो उपकरण, उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, उनके रख रखाव, उनका ऑपरेशन, इन चीजों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। और हमारा भी उद्देश्य साथियों यही रहेगा कि हम भी किसके बारे में जाने? विद्युत के बारे में जाने और विद्युत संबंधित उपकरणों के बारे में जानना है हमने। तो साथियों, जैसे ही हम इस बात पे आते हैं कि हमने किसके बारे में जानना है? विद्युत के बारे में जानना है। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि विद्युत के बारे में जानने का मतलब ये है कि हमने किसके बारे में जानना है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। तो साथियों, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल मायने में जो बनी है वो किससे बनी है साथियों? इलेक्ट्रॉन से बनी है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन से अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी है तो हमने किसका अध्ययन करना है? तो हमने किसका अध्ययन करना है साथियों? इलेक्ट्रॉन का। तो साथियों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं तो साथियों वो जो अध्ययन है वो साथियों मेनली दो तरीके से है। दो तरीके से कैसे है? अगर तो आप इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जान रहे हो, किसके स्तर पर? बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर। यानी इलेक्ट्रॉनों का बड़े पैमाने पर अध्ययन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। उसके
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? ट्रांसफार्मर के बारे में, जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अगर हम इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं तो हम किसके बारे में जान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किस स्तर पे? बड़े पैमाने पर, यानी इलेक्ट्रॉनों की बड़े पैमाने पर स्टडी करना, बड़े पैमाने पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। दूसरा साथियों, एक तरीका और है कि हम स्टडी तो किसकी कर रहे हैं? स्टडी हम इलेक्ट्रॉन की ही कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों की जो स्टडी है वो किस पे कर रहे हैं? सूक्ष्म पैमाने पर। सूक्ष्म पैमाने पर मतलब बारीकी स्तर पर। जब इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। अब सूक्ष्म पैमाने के अंतर्गत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत किसकी स्टडी आएगी? ट्रांजिस्टर की, डायोड की, रेक्टिफायर की, एम्पलीफायर की। जब इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो साथियों वो हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहलाती है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब हमारी ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमने दोनों ही चीजों में स्टडी किसकी करनी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमने इलेक्ट्रॉनों को ही स्टडी करना है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी हमने किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही स्टडी करना है। लेकिन साथियों हमारी जो ट्रेड है साथियों वो है इलेक्ट्रीशियन, यानी इसमें हम मैक्सिमम स्टडी करेंगे। वो बात एक अलग है कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चैप्टर रहता है, यानी कुछ बेसिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो हमारी जो लास्ट की क्लास रहेगी हम सिर्फ उसमें करेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव जो है, मेन मोटिव हमारा क्या है? इलेक्ट्रीशियन अगर हमारी ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं हमने इनकी स्टडी करनी है साथियों। तो साथियों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है, विद्युत क्या चीज है? तो विद्युत साथियों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा का क्या सिद्धांत है साथियों? ऊर्जा का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और यही काम क्या कर रही है? यही काम हमारी इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। यानी विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो साथियों विद्युत हमारी क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और हम बदल भी रहे हैं। किसके रूप में? लैंप के द्वारा लाइट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं लैंप को, और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर को साथियों हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को वो किस में बदल रहा है? हीट के रूप में बदल रहा है। और मोटर को साथियों हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और मोटर क्या कर रही है? उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। तो साथियों सबसे पहले हमें किसके बारे में क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिशियन के बारे में क्लियर हुआ, और इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युतकार, और उसके बाद हम आते हैं विद्युत पे। अब जो है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है साथियों। तो साथियों अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक्चुअल मायने में दो प्रकार की है विद्युत। तो विद्युत हमारी एक्चुअल मायने में विद्युत दो प्रकार की है। एक है साथियों एसी, एक है एसी, एसी माने अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी है साथियों डीसी। अब साथियों सबसे पहले हम एसी के बारे में जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसकी धारा व दिशा समय अनुसार बदलती रहे उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, यानी उसे एसी करंट कहा जाता है। तो जो एसी करंट है साथियों वो किसकी फॉर्म में होता है? एसी करंट होता है साथियों वेव फॉर्म की। एसी जो हमारा करंट है वो किस में है? वेव फॉर्म के रूप में होता है। तो जो हमारी एसी सप्लाई है वो इस तरीके से वेव फॉर्म के रूप में चलती है, यानी वोल्टेज जो है हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में वेव फॉर्म के रूप में साइकिलिंग की फॉर्म में चलती है साथियों। अब जो हमारी एसी सप्लाई है,
एसी सप्लाई की साइकिलिंग का जो पॉजिटिव वेव है वो 0 से शुरू होकर के जो पॉजिटिव वेव का पीक है वो कितना रहता है 90 डिग्री, और पॉजिटिव वेव का पीक खत्म हो रहा है 180 डिग्री पे। उसके बाद शुरू होता है नेगेटिव। नेगेटिव का जो पीक है वो कितना आता है 270, और नेगेटिव का पीक खत्म होता है 360। इस तरीके से एक सेट पॉजिटिव और एक सेट नेगेटिव का जो कंप्लीट सेट है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का जो कंप्लीट सेट है, इसे साथियों एक साइकिल कहा जाता है, यानी ये वन साइकिल है। अब साथियों इस तरीके के जो साइकिल है वो एसी सप्लाई में 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के जो साइकिल हैं वो 50 बार कंप्लीट होते हैं। इसलिए हमारी जो एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज क्यों होती है? क्योंकि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का जो कंप्लीट साइकिल है वो 1 सेकंड में 50 बार रोटेशन करता है। यानी जो ऐसे साइकिल बनते हैं साथियों, ये साइकिल 1 सेकंड में 50 बार रोटेट कर जाते हैं। इसलिए साथियों हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है, हमारी जो एसी सप्लाई है, उसकी धारा व दिशा समय अनुसार बदलती रहती है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय अनुसार बदलती रहती है। यानी डायरेक्ट भाषा में ये कहें कि जो हमारी एसी सप्लाई है वो किसी भी तार, किसी भी कंडक्टर की जो अपर लेयर होती है, ऊपर वाली सतह होती है, उसको टच करते हुए चलती है। इसके बाद है साथियों डीसी करंट। डीसी करंट वो करंट है जिसकी धारा व दिशा समय अनुसार न बदले, वो हमारा क्या है? डीसी करंट। अब जो हमारा डीसी करंट है ये किस तरीके से है? ये यानी इसकी वोल्टेज और ये टाइम, यानी वोल्टेज और टाइम का जो एक दूसरे का चेंज होने का है। जैसे एसी में था, एसी में क्या था? वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही थी, लेकिन डीसी के केस में वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट करंट कहा जाता है, डीसी सप्लाई कहा जाता है। और डीसी सप्लाई वो सप्लाई है साथियों जो किसी भी कंडक्टर के इनर पार्ट माने आंतरिक सतह में से फ्लो करती है, जैसे हमारा बैटरी का करंट। अब साथियों जो हमारा बैटरी का करंट है उसका हमें शॉक न लगने का मतलब जो मेनली कारण ये है, एक तो ये भी माना जाता है कि जो डीसी करंट है वो किसी भी कंडक्टर के इनर पार्ट में फ्लो होता है। तो दूसरा ये है कि हमारी जो घरों की बैटरी है वो 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है, तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो हमारी डीसी सप्लाई है या हमारा जो वोल्टेज लेवल है जो शॉक के लिए, वो कम से कम 90 वोल्ट के आसपास या इससे ऊपर होना चाहिए। उस वोल्ट पे जाकर के ही हमें शॉक का एहसास होता है, हमें शॉक लगता है। तो ये जो हमारे घरों की बैटरियां हैं इनमें वोल्टेज लेवल काफ़ी कम होता है। दूसरा जो करंट है वो इनर पार्ट में फ्लो होता है। यही कारण है कि हमें ये जो डीसी सप्लाई की कम वोल्टेज का शॉक नहीं लगता। साथियों यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये डेफिनेशन में डीसी करंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक एसी हो गया, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये जो है साथियों डीसी है। डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। अब डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि इसमें साइकिलिंग नहीं होती। एसी सप्लाई में क्या था? एसी सप्लाई में साथियों साइकिलिंग थी, और वो साइकिलिंग क्या कर रही थी? 1 सेकंड में 50 सेट कंप्लीट कर रही थी। तो इसलिए वो एसी की 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी थी। लेकिन डीसी में क्या है साथियों? साइकिलिंग ही नहीं है। इसलिए जो हमारी डीसी सप्लाई, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ जो एसी लिखा हुआ है साथियों, ये एसी की जगह क्या है? डीसी है। तो डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 होती है साथियों। तो साथियों अब हमने किसके बारे में जाना? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, विद्युत के बारे में जाना। विद्युत हमारी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। सबसे पहले क्या है कि विद्युत हमारी किस चीज से बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है साथियों। अब विद्युत हमारी 2 प्रकार की थी, एसी और डीसी। इसके बारे में हमने जान लिया। विद्युत हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करके हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। तो साथियों अब आते हैं हम हमारी जो
मेन टर्म्स है, मेन डेफिनेशन है उसके ऊपर। साथियों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है साथियों। तो सबसे पहले हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो साथियों इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना है? अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और करंट की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। जैसे हम करंट की डेफिनेशन पे आए साथियों, तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रॉनों का बहना करंट कहलाता है। यानी नया शब्द क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन से हम ये समझते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ में पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं, कुछ चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए वो किसी भी दिशा में गति नहीं कर सकते, किसी भी दिशा में मूव नहीं हो सकते। लेकिन साथियों जो हमारे चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? एटम में। एटम क्या है? हर पदार्थ में है। यानी हमारे जितने भी पदार्थ हैं, चाहे कोई चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, यानी लकड़ी है, प्लास्टिक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, हर पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? एटम पाए जाते हैं। अगर सभी पदार्थों में एटम है तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि चालक पदार्थों में, कंडक्टिंग मटेरियल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री नहीं होते साथियों। तो साथियों अब आते हैं हम पहली डेफिनेशन पे। हमें यह पता चल गया कि जो चालक पदार्थ हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है करंट की? करंट की परिभाषा में ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है साथियों? करंट कहलाता है। तो अब सबसे पहले ये है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई कॉपर की वायर है, ये एक कॉपर की वायर है और ये कॉपर की वायर जमीन पे रखी है, ये किसी भी साइड सप्लाई से टच नहीं है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी कि अब इस कॉपर की वायर में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी एटम हर चीज में होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये वायर किसकी है? कॉपर की। कॉपर क्या है? चालक। हमें ये भी क्लियर है कि जो ये वायर है ये एक चालक पदार्थ है और चालक पदार्थों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब ये वायर जमीन पे रखी है, किसी भी साइड से, किसी भी सिरे से ये सप्लाई के साथ टच नहीं है, तो यानी ये तो श्योर है कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं और वो हैं भी फ्री, लेकिन फिलहाल वो स्थिर हैं, किसी भी दिशा में काम नहीं कर रहे, यानी किसी भी दिशा में वो गति नहीं कर रहे। इसलिए जमीन पे रखी वायर को अगर हम किसी भी कोने से टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता। लेकिन जैसे इस कॉपर की वायर को उठा करके आप सप्लाई के साथ टच करते हो तो सप्लाई के अंदर से एक प्रेशर आता है। सप्लाई के अंदर से क्या आता है? एक प्रेशर आता है, एक फोर्स आती है, एक बल आता है। वो क्या करता है? इस कॉपर की वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में गति करवाने का काम करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं तो तब ये कहा जाता है कि इस तार के अंदर करंट है, या ये कहा जाता है कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है साथियों? करंट कहलाता है। बात समझ आई साथियों कि कॉपर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन गति कब करते हैं? जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगती है। अब बात आती है उस फोर्स की। जो अंदर से वो फोर्स आई है ना साथियों, वो है हमारी वोल्टेज। यानी अंदर से जो फोर्स आती है, यानी अंदर से करंट नहीं आया, क्या आई है? एक फोर्स आई है। करंट किससे बना? यानी कॉपर मटेरियल में जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? उस फोर्स के जरिए गति करने का काम किया है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो तब क्या है साथियों? उसे कहा जाता है
यानी इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन बहते कब हैं? जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है। और उस फोर्स को क्या कहा जाता है साथियों? उस फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है। इसके बाद है साथियों, अब हमारी देखो जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक हमारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे करंट है, वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है, पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी है, अब ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन सबको नापा जाता है। जैसे लिक्विड को लीटर में नाप रहे हैं, वेट को केजी में नाप रहे हैं, ग्राम में नाप रहे हैं, उसी तरीके से हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं इन सबको नापा जाता है साथियों। और नापने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट बनाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे करंट को नापने के लिए क्या किया जाता है? करंट को नापने के लिए एम्पीयर मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब एम्पीयर मीटर क्या है? एम्पीयर मीटर सर्किट के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। हमारा जो एम्पीयर मीटर है वो सर्किट के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। अब इस एम्पीयर मीटर का क्या काम है कि किसी भी सर्किट में से बहने वाले करंट की क्वांटिटी को नापना किसका काम है? एम्पीयर मीटर का काम है। अब साथियों, ये हमारा एम्पीयर मीटर है, ये हमने कोई लोड, पंखा, लाइट कुछ भी है ये लगा रखा है। ये हमारा क्या है? सोर्स माने ये हमारी बैटरी, जनरेटर, कुछ भी कह लो। अब क्या है, सोर्स में से सप्लाई चलती है, ठीक है जी। तो फेज वायर के पॉजिटिव क्रम के सीरीज क्रम में, पॉजिटिव वायर के सीरीज क्रम में हमने क्या लगा दिया? एम्पीयर मीटर लगा दिया। अब ये इस लोड में जितना भी करंट आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? सारा का सारा इस एम्पीयर मीटर के थ्रू आ रहा है। अब ये एम्पीयर मीटर क्या कर रहा है? अपने में से गुजरने वाली करंट की क्वांटिटी को नाप रहा है और नाप करके आपको इस तरीके से डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अब ये नाप कैसे रहा है? इसके अंदर एक कॉइल होती है, करंट उस कॉइल में से गुजरता है। जब उस कॉइल में से ये करंट गुजरता है तो साथियों वो क्या करता है? इसके अंदर लगे हुए इस पॉइंटर माने इस सुई को, इस सुई को उतना ही मूव करवाता है। देखो जैसे अगर इस सर्किट में करंट कितना है? 100 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर है तो कितना इंडक्शन बनेगा? इतना ही इंडक्शन बनेगा कि जो आपका ये पॉइंटर है, आपकी ये सुई है, ये 100 तक ही मूव करेगी। दूसरा साथियों, अगर करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस कॉइल में बनने वाला जो इंडक्शन है वो भी बढ़ेगा। और इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर है 200 पे, 300 पे, यानी किस पे डिपेंड करेगा? इसमें से गुजरने वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है? एम्पीयर मीटर हमारा काम करता है। और एम्पीयर मीटर हमारा सर्किट के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। साथियों, जो चीज सर्किट के सीरीज क्रम में होती है, यानी जिसमें से सारा का सारा करंट का फ्लो होना होता है, तो उस इक्विपमेंट का हमेशा ही रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। तो इसलिए एम्पीयर मीटर की जो हमारी कॉइल होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों? इसका प्रतिरोध कम होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न, यानी नंबर ऑफ टर्न होती है लपेटों की संख्या, यानी कॉइल को बनाने में जो लपेटों की संख्या का प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है साथियों? कम किया गया है। तो नंबर ऑफ टर्न क्या होती है? इसमें कम होती हैं, ठीक है। कॉइल के साइज की मोटाई अधिक होती है। तो साथियों हमने एम्पीयर मीटर के में देखो, इन चीजों को हम थोड़ा आगे रेजिस्टेंस के नियमों में स्टडी करेंगे कि तार की मोटाई को कम रखें या ज्यादा रखें, नंबर ऑफ टर्न को कम रखें या ज्यादा रखें। तो इस तरीके से हमारा क्या इफेक्टेड होता है? उस सर्किट का प्रतिरोध इफेक्टेड होता है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में हम रेजिस्टेंस के नियमों में स्टडी करेंगे साथियों। तो इसके बाद है, यानी हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एम्पीयर मीटर है, एम्पीयर मीटर करंट को नापता है, सर्किट के सीरीज क्रम में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध कम होता है और कम प्रतिरोध के लिए तार मोटी प्रयोग की जाती है, ठीक है जी। इसके बाद है साथियों अगली डेफिनेशन हमारी वोल्टेज जिस इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वोल्टेज कहा जाता है। यानी जैसे हमारी पहले बात हुई कि कोई कॉपर मटेरियल की हमारी वायर है,
उसके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। वो गति कब करते हैं? जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, और जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो फोर्स हमारी सप्लाई में से आती है, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? वोल्टेज कहा जाता है। यानी जिस इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझने वाली चीज? सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है कि हमें किसी वायर में से गुजरने वाली जो सप्लाई है ना, उस सप्लाई में दो चीजें होती हैं, एक होता है करंट और एक होती है वोल्टेज, और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। करंट क्या है? करंट तो तब फ्लो होता है जब उस वायर के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, लेकिन वो गति कब करते हैं? जब उनके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, उनके ऊपर वोल्टेज लगाई जाती है। यानी वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, और जब वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। यानी हम दोनों चीजों के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगती है तो वो फोर्स क्या कहलाती है? वोल्टेज। लेकिन उस फोर्स के कारण जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का गति करना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो इसी प्रकार से साथियों ये थी हमारी वोल्टेज की डेफिनेशन, और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट साथियों। अब जैसे करंट को नापने के लिए एम्पीयर मीटर था, उसी प्रकार से वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर सर्किट के किस क्रम में लगाया जाता है साथियों? पैरेलल क्रम में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। जैसे हमने एम्पीयर मीटर के बारे में पढ़ा कि एम्पीयर मीटर किस क्रम में था? सीरीज क्रम में, ठीक है। और वोल्ट मीटर किस क्रम में है? पैरेलल क्रम में। अब सीरीज क्रम में क्या था? सीरीज क्रम साथियों वो चीज होती है जिसमें करंट का रास्ता एक ही होता है, यानी सारा करंट उसी में से पास होकर के ही आगे जाता है, वो तो हमारा क्या है? सीरीज क्रम। लेकिन पैरेलल क्रम वो होता है कि करंट के रास्ते एक से अधिक होते हैं। जैसे ये हमारा क्या लगा हुआ है साथियों? ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब ये वोल्ट मीटर देखो, ये जो सप्लाई गुजर रही है, इस सप्लाई के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये वोल्ट मीटर में से होके गुजर सकती है, और दूसरा रास्ता ये है कि ये सीधी भी गुजर सकती है। यानी पैरेलल क्रम वो क्रम होता है जिसमें सप्लाई के रास्ते एक से अधिक हों। तो साथियों इसके बाद है वोल्ट मीटर की कॉइल का, जैसे एम्पीयर मीटर की कॉइल का था, और उसी प्रकार से जो वोल्ट मीटर की कॉइल का जो प्रतिरोध है वो क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखा जाता है। उसमें नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन कॉइल के साइज की मोटाई क्या होती है? कम होती है। अब ये चीज़ें हमें आगे जो ये प्रतिरोध के नियम हैं इनमें क्लियर हो जाएगा कि किसकी मोटाई कम और किसकी ज़्यादा रखी जाती है। तो साथियों इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी EMF। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, मोटिव माने मूव यानी गति करना, फोर्स माने बल, यानी वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। यानी EMF क्या है? वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या गति करते हैं, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। तो साथियों हमने पीछे वोल्टेज की परिभाषा की। वोल्टेज की परिभाषा भी क्या कह रही थी कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब EMF भी वही सेम है, वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या गति करते हैं, वो भी क्या है? हमारी EMF। तो यानी वोल्टेज में और EMF में फर्क क्या है साथियों? क्योंकि वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट थी और EMF की यूनिट भी वोल्ट है। अब दोनों की यूनिट सेम, दोनों की परिभाषा सेम, लेकिन साथियों अलग अलग क्यों बनाया गया इनको? कि जो स्टोरेज डिवाइस की वोल्टेज होती है, जो स्टोरेज डिवाइस की वोल्टेज होती है उसे कहा जाता है EMF। लेकिन जो घरों में एक तरीके से ट्रैवलिंग फॉर्म माने चलने की स्थिति की जो वोल्टेज होती है, जैसे घरों की सप्लाई है, घरों में सप्लाई आती है,
सर्किट में वोल्टेज तब तक रहती है जब तक पावर हाउस से आपकी सप्लाई ऑन है। जैसे पावर हाउस से सप्लाई बंद, आपके घरों की जितनी भी वायरिंग है और जितनी भी लाइनें हैं सब में क्या होएगा, सप्लाई माने वोल्टेज जीरो हो जाएगी। तो यानी जो ये वोल्टेज है, मतलब जो ये सप्लाई का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, इसे तो कहा जाता है वोल्टेज। ये किस अवस्था में है, रनिंग अवस्था में है। लेकिन जो वोल्टेज हमारी स्टोरेज अवस्था में होती है, जैसे घरों में स्टोर होने वाली बैटरियों की जो वोल्टेज है वो कौन सी अवस्था में है, स्टोरेज अवस्था में है। इसलिए जो हमारी बैटरियों की जो वोल्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, ईएमएफ। यानी स्टोरेज डिवाइस में यूज होने वाली वोल्टेज ईएमएफ, और रनिंग अवस्था में जो यूज होने वाली वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज होती है। तो इसके बाद है साथियों अगली डेफिनेशन, विभवांतर। विभवांतर माने पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? विभवांतर शब्द का अर्थ है विभव प्लस अंतर, यानी दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। मतलब दो इलेक्ट्रिकल सिरे किसके, कोई वायर है उसके दो इलेक्ट्रिकल सिरे, एक ये सिरा और एक उसका दूसरा सिरा। अब दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच विभव होता है वोल्टेज। विभव क्या होता है, वोल्टेज। दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर। और इसकी यूनिट भी क्या है साथियों, इसकी यूनिट भी वोल्ट है। जैसे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट और विभवांतर की यूनिट भी वोल्ट। अब इसमें फर्क क्या है साथियों, विभवांतर क्या है, दो इलेक्ट्रिकल सिरे, यानी एक वायर है उसके एक सिरे पर आपने 110 वोल्ट अप्लाई कर दी। अब इस वायर के दूसरे सिरे पे जब ये वोल्टेज पहुंचेगी ना, तो आपकी अप्लाइड की हुई 110 वोल्ट आगे नहीं पहुंचेगी। ये कितनी पहुंचेगी, 108 वोल्ट पहुंचेगी, या 109 वोल्ट पहुंचेगी, या 107 वोल्ट पहुंचेगी। तो ये क्या हुआ, इस सिरे की वोल्टेज और उस सिरे की वोल्टेज में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। अब ये इस अंतर को, यानी इस वोल्टेज के अंतर को, इधर से कितना हुआ 110, आगे पहुंचा 107, डिफरेंस कितना हो गया, अंतर कितना हो गया 3 का। तो इस 3 को भी किस में नापेंगे, वोल्ट में। यानी 110 वोल्ट अप्लाई किया, 107 वोल्ट आगे पहुंच रही है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 वोल्ट का। इसलिए विभवांतर की यूनिट भी क्या होती है साथियों, वोल्ट होती है। इसके बाद है साथियों वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट, और विभवांतर की यूनिट भी क्या होती है साथियों, वोल्ट होती है। इसके बाद है साथियों नेक्स्ट, आगे है प्रतिरोध। प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस, ठीक है जी। प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने रुकावट, यानी वह बल जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। साथियों ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो बीच में मतलब खड़ी होकर के रुकावट पैदा कर रही है। ये क्या होता है, हर मटेरियल का एक नेचुरल गुण होता है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर का नेचुरल गुण क्या है कि वो करंट के रास्ते में बहुत ही कम रुकावट पैदा करेगा। अब प्लास्टिक में क्या है प्लास्टिक का नेचुरल गुण ये है कि वो करंट के रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। अब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे फॉर एग्जांपल पोर्सिलिन, पोर्सिलिन का क्या गुण है, मतलब आप पोर्सिलिन के किसी भी टुकड़े को उठा लो, मतलब आज मैन्युफैक्चर कर लो, कल मैन्युफैक्चर कर लो, या 10 साल पहले से कोई पोर्सिलिन का मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड है, तो पोर्सिलिन में जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम टू सेम रहेगी। क्या गुण है उसका कि वो अपने में से करंट को मतलब बहाव नहीं होने देगी। तो यानी रेजिस्टेंस क्या है, वह बल जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। अब देखो जैसे करंट को नापा, वोल्टेज को नापा, उसी प्रकार से अब प्रतिरोध को नापने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, ओम मीटर का प्रयोग होता है साथियों। इसके बाद है प्रतिरोध के नियम।
अब हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध एक गुण है जो रुकावट पैदा करता है, किसमें? करंट के रास्ते में। अब प्रतिरोध के नियम है भाई। प्रतिरोध का नियम ये कहता है कि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। सिंपल बात है कि कोई वायर पहले 5 मीटर की थी, उसका जो प्रतिरोध फॉर एग्जांपल 2 ओम था, अब इस 5 मीटर की लेंथ को बढ़ा करके हमने कर दिया 9 मीटर। तो 5 मीटर वाली वायर की लेंथ को बढ़ा करके हमने क्या कर दिया? 9 मीटर। तो अब इसका क्या है? प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब अगला सिद्धांत क्या कहता है कि किसी चालक तार की मोटाई होती है, मोटाई को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है साथियों? कम होता है। प्रतिरोध कम होता है। यानी लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, यानी वो रुकावट करने की क्षमता बढ़ती है, और मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध की रुकावट क्षमता कम होती है। अब इससे अगला है साथियों तापमान। चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान के कम होने से प्रतिरोध क्या होता है साथियों? कम होता है। अब इस परिभाषा को, इस लाइन को हम अच्छे से समझते हैं कि चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता कैसे है और तापमान कम होने से प्रतिरोध कम कैसे होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई सूखी लकड़ी का टुकड़ा है, वो पिछले 3 दिन से बिल्कुल तेज धूप में रखा है, तो लकड़ी क्या है? बिल्कुल सूख गई। अब इस सूखी लकड़ी को, अब देखो लकड़ी सूख गई तो इसका मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब इस ज्यादा टेम्परेचर वाली, मतलब इस लकड़ी को जब उठा करके आप सप्लाई के साथ टच करते हो तो इसमें से करंट का फ्लो नहीं होता। उसका कारण क्या है साथियों? कि ये लकड़ी सूखी है, इसका सूखी है मतलब इसका तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है और इसका प्रतिरोध भी ज्यादा है। परिभाषा क्या कह रही है कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। जब जैसे ही इस सूखी लकड़ी को आप 15-20 मिनट के लिए पानी में डाल दो, अब पानी में डालने से क्या हो गया? इसका तापमान कम हो गया। तापमान कम हो गया तो करंट को जो रोकने की क्षमता है इसकी, वो भी क्या होगी? कम होगी। करंट को रोकने की क्षमता कौन सी थी? प्रतिरोध। तो यानी अब अगर इसका तापमान कम होने से इसका प्रतिरोध कम हो गया, और प्रतिरोध कम हो गया तो अब इस गिल्ली लकड़ी को जैसे आप सप्लाई के साथ टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, आपको करंट लगेगा। इसका कारण क्या है कि पानी में रखने से इसका तापमान कम हुआ, तापमान से इसका प्रतिरोध कम हुआ। प्रतिरोध माने रुकावट करने की क्षमता अगर कम हुई तो इसका जो है, इसमें से करंट फ्लो आसानी से होने लग गया। इसके बाद है साथियों अगली परिभाषा हमारी विशिष्ट प्रतिरोध। अगली परिभाषा है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध, माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक होता है नापा तोला, स्पेसिफिक का अर्थ है नापा तोला रेजिस्टेंस। एक तो ये है कि लेंथ बढ़ती जा रही है और प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि वह वायर का टुकड़ा, ठीक है, जिसकी क्या है लंबाई 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर हो, इस नापे तोले वायर के टुकड़े का जो प्रतिरोध रहेगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी इसकी जरूरत कहाँ रहती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 20 मीटर का टुकड़ा है एक वायर का, ठीक है, तो अब इस 20 मीटर के पूरे टुकड़े का अगर अब आप प्रतिरोध लोगे तो वो तो कहलाएगा उसका प्रतिरोध। लेकिन अगर आप किसी 1 मीटर के टुकड़े का प्रतिरोध लोगे, मान लो आपने 1 मीटर से 2 मीटर के बीच 1 मीटर के टुकड़े का आपने प्रतिरोध लिया, दूसरा फिर आपने आगे जाकर के 14 से, जहां 14 मीटर पूरा होता है और 15 मीटर शुरू होता है, तो उसके बीच 1 मीटर का गैप हो गया, उस 1 मीटर के टुकड़े का प्रतिरोध लिया, या फिर लास्ट में जाकर के 19 और 20 के बीच में जो 1 मीटर का गैप है, जब आपने वो 1 मीटर के टुकड़े का प्रतिरोध लिया, अब हमने क्या है 1-1 मीटर के उसी 20 मीटर की वायर के टुकड़े में से 3 जगह प्रतिरोध लिया है, तो तीनों में लेंथ क्या थी? समान। कितनी? 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम। तो यानी इस 1 मीटर के टुकड़े में चाहे हमने 1 से 2
या 14 से 15 या 19 से 20, यानी तीनों टुकड़ों का जो प्रतिरोध है वो क्या है, समान है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उस वायर का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्यों जरूरी है? क्योंकि साथियों जब वायर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो ये डिसाइड किया जाता है कि अगर कॉपर की वायर है तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है साथियों, उसका फिक्स रखा जाएगा। क्योंकि हमें विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पे ही हम ये डिसाइड करते हैं ना कि हमने वायर कॉपर यूज करनी है, एल्युमिनियम यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट हमने पीछे पढ़ी है, प्रतिरोध की यूनिट क्या थी, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम पर मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम पर मीटर। यानी यहां जो रेजिस्टेंस नापा जाता है वो पर मीटर के हिसाब से नापा जाता है, लेकिन प्रतिरोध में क्या है, कोई मीटर की लिमिट नहीं है। चाहे 20 मीटर की वायर है उसका भी प्रतिरोध आप नाप सकते हो, चाहे 30 मीटर की है उसका भी नाप सकते हो। वो बात अलग है कि आपकी लेंथ बढ़ रही है और लेंथ के साथ आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी पावर। पावर, अब साथियों पावर क्या चीज है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की दर। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो साथियों अब पावर क्या चीज है, फॉर एग्जांपल एक कोई पंखा चल रहा है, उस पंखे के अंदर सप्लाई जा रही है। अब सप्लाई में दो चीजें जाती हैं साथियों, एक जाती है उस पंखे में वोल्टेज और दूसरा उस पंखे में जाता है करंट सर्किट की तरफ से। तो देखो साथियों पंखे के अंदर जो चीजें पहुंच रही हैं ये दो ही चीजें पहुंच रही हैं। अब इन दो चीजों में क्या है, एक गया करंट और एक गई वोल्टेज। अब एग्जाम्पल के लिए पंखा है 80 वाट का। अब 80 वाट का पंखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक एग्जाम्पल है वैसे कि हम ये मान सकते हैं कि उसमें 40 वोल्ट तो क्या गई वोल्टेज और 2 एम्पियर उसमें क्या गया करंट। तो यानी पावर क्या होती है, किसी भी सर्किट में जितनी उसमें वोल्टेज की वैल्यू और जितना उसमें करंट जा रहा है किसी एक टाइम पर, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। यानी पावर क्या है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है। तो अब जो हमारी पावर है, पावर की यूनिट है वाट। जैसे अब 80 वाट का पंखा अभी एग्जांपल दिया है, 100 वाट का कोई बल्ब है, 200 वाट का कोई बल्ब है। तो 200 का मतलब क्या है, 200 वाट का अगर बल्ब है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जितना ये करंट ले रहा है, जितनी ये वोल्टेज ले रहा है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 200। सबसे छोटी यूनिट है वाट, क्योंकि घरों में जितने इक्विपमेंट हैं ये लगभग सारे वाट में हैं। जैसे घरों में कुछ बड़े इक्विपमेंट है, जैसे कोई हीटर है वो किलोवाट में है, और या फिर जो हमारी जनरेशन होती है मेगावाट में। जैसे हमने सुना है कहीं 600 मेगावाट की यूनिट है, कहीं 300 मेगावाट की यूनिट है, कहीं 400 मेगावाट की यूनिट है। तो यानी वो क्या है, वहां पावर जनरेट हो रही है। यानी पावर की छोटी यूनिट क्या है, पावर की सबसे छोटी यूनिट है वाट, और वाट के बाद है हमारी किलोवाट, किलोवाट के बाद बड़ी है मेगावाट। और इस पावर को नापने के लिए किसका प्रयोग होता है, जैसे करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर, और पावर को नापने के लिए किसका प्रयोग होता है साथियों, वाट मीटर का। तो पावर को किसके द्वारा नापा जाता है, वाट मीटर के द्वारा। अब देखो सर्किट में क्या चीजें गई थी, दो चीजें गई थी, एक गया था हमारा करंट और दूसरी गई थी हमारी वोल्टेज। तो उससे क्या बनी हमारी पावर। तो अब करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर। तो जो हमारा वाट मीटर है, वाट मीटर दो इक्विपमेंटों का कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि वाट मीटर ने क्या करना है, पावर नापनी है। पावर नापने का मतलब क्या है, इसने उस सर्किट में बहने वाले करंट और बहने वाली वोल्टेज को नापना है। तो वाट मीटर में कितनी कॉइलें हैं, दो कॉइलें हैं। एक कॉइल किसको नापेगी, करंट को, दूसरी कॉइल किसको नापेगी, वोल्टेज को। तो साथियों वाट मीटर जो है करंट
नापने के लिए और वोल्ट सर्किट की वोल्टेज को नापने के लिए, यानी डायरेक्ट शब्दों में ये कहें कि पावर को नापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और वाट मीटर दो क्वांटिटीज को, दो मात्राओं को नापता है, किसको? करंट को और वोल्टेज को। ठीक है, तो अब करंट को नापने वाली जो कॉइल है वो सीरीज क्रम में जुड़ी होती है, क्योंकि एम्पीयर मीटर भी सीरीज में जुड़ा होता है। और वोल्टेज को नापने वाली जो कॉइल है वो किस क्रम में है? पैरेलल क्रम में, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है? पैरेलल क्रम में। इसलिए वाट मीटर में जो दो क्वांटिटी नापी जाती हैं उनको नापने के लिए दो कॉइल का प्रयोग होता है। एक होती है करंट कॉइल और दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल। करंट कॉइल सीरीज सर्किट के सीरीज क्रम में और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल क्रम में जुड़ी होती है। पोटेंशियल कॉइल पैरेलल क्रम में जुड़ी होती है, यानी ये पैरेलल क्रम है और ये सीरीज क्रम है। इस प्रकार से जो वाट मीटर है वो सर्किट की कुल पावर को नापने का काम करता है। अब साथियों हमारी अगली डेफिनेशन है ऊर्जा। ऊर्जा माने एनर्जी। अब एनर्जी देखो, पहले हमने क्या किया कि जैसे हमने ये पावर की डेफिनेशन में कि हमने ये देखना था कि मतलब इस पंखे की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है और इसका ऑपरेटिंग करंट कितना है, मतलब ये कितनी कैपेसिटी इसकी वोल्टेज लेने की है और कितनी कैपेसिटी इसकी करंट लेने की है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक इंस्टेंट पे 1 मिनट के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया और 1 मिनट के लिए हमने एम्पीयर मीटर लगाया। उसमें हमने उस सर्किट पावर के केस में हमने क्या किया था, उस सर्किट की कैपेसिटी के बारे में नाप लिया, यानी हमें करंट का पता चल गया एम्पीयर मीटर से, वोल्टेज का पता चल गया वोल्ट मीटर से। तो हमने क्या किया, हमने उस सर्किट की कैपेसिटी को नाप लिया। हमने नापा सिर्फ एक इंस्टेंट पे, कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए, लेकिन बात यह है कि वो पंखा तो पिछले 2 घंटे से चल रहा है या फिर उस पंखे ने अगले 2-3 घंटे के लिए और चलना है। तो अब वो जितनी वोल्टेज, जितना करंट, जितने टाइम तक वो पंखा कंज्यूम करेगा, उसको नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऊर्जा का। अब ऊर्जा क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की अक्षमता को, पावर क्या थी? किसी भी सर्किट में कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है, शक्ति कहा जाता था। ऊर्जा क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें करंट वोल्टेज के साथ साथ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? टाइम का भी मल्टीप्लाई करोगे। यानी किलोवाट क्या है? किलोवाट तो जैसे वाट, किलोवाट और मेगावाट ये किसकी यूनिट थी? पावर की। अब इसमें किलोवाट के साथ आपके हावर्स माने घंटे भी कैलकुलेट होंगे कि वो लोड अगर जितनी वोल्टेज, जितना करंट, जितने टाइम तक चला है उस सर्किट में उसकी भी साथ में कैलकुलेशन की जाएगी। तो वो हमारी क्या होती है साथियों? ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा को नापने के लिए एनर्जी मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ओम का नियम। ये बेसिक डेफिनेशन है साथियों कि ओम का नियम क्या चीज है। बहुत ही सिंपल है। पीछे हमने सर्किट में जो अभी तक पढ़ा है 3 चीजें हैं। एक था हमारा करंट। करंट किससे चल रहा था? वोल्टेज से। यानी वोल्टेज क्या थी? एक प्रेशर। जैसे वो प्रेशर बढ़ रहा था तो करंट भी बढ़ रहा था। यानी करंट किससे पैदा हुआ था? इलेक्ट्रॉनों की गति से। जैसे इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाली फोर्स बढ़ेगी। फोर्स क्या थी? वोल्टेज। यानी ये बात तो स्पष्ट होगी कि करंट को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? वोल्टेज को। और करंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रुकावट को बढ़ाना पड़ेगा। वो हमारी रुकावट क्या थी? रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट और सिंपल भाषा में ये है कि किसी भी बंद सर्किट में बहने वाला करंट लगाई गई वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। तो यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि इस सर्किट में हमें यह बताया गया है कि जो करंट है ना वो वोल्टेज के समानुपाती। समानुपाती मतलब करंट कब बढ़ेगा? जब उस पर लगाई गई वोल्टेज को आप बढ़ाओगे। और फिर
लगाई गई वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती माने उल्टे अनुपात में, समानुपाती मतलब सीधे अनुपात में, यानी वोल्टेज जैसे जैसे जो करंट है, यानी ओम का नियम स्पष्ट शब्दों में ये है कि किसके बारे में बता रहा है, करंट के बारे में बता रहा है कि किसी भी सर्किट में जो करंट है ना वो वोल्टेज से तो बढ़ता है, वोल्टेज के क्या है समानुपाती, और रेजिस्टेंस के क्या है विलोमानुपाती, विलोमानुपाती माने उल्टे अनुपात में। तो साथियों ये था हमारा ओम का नियम। इसके बाद है साथियों किरचॉफ के हमारे दो नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है करंट का नियम। करंट का नियम हमें यह बताता है कि जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाला करंट जंक्शन बिंदु से दूर जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो जंक्शन बिंदु का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी इसको हम सिंपल वे में समझेंगे, ये एक जंक्शन बिंदु है। अब इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, लेकिन ये करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। सॉरी, 3 दिशाओं से तो करंट आ रहा है, 2 दिशाओं में करंट आगे जा रहा है। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर। तो इस जंक्शन बिंदु पे टोटली करंट इकट्ठा हो गया 6 एम्पियर। अब आगे क्या हुआ, ये थी इनकमिंग और ये है इसकी आउटगोइंग, यानी इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग के। इधर से 2 आया तो टोटल कितना हो गया 6 एम्पियर। जंक्शन बिंदु पे इकट्ठा कितना हुआ 6। आगे जब गया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए है, इसमें भी 3 चला गया, इसमें भी 3 चला गया, या ये कह लें कि इधर 4 चला गया, इधर 2 चला गया। यानी जंक्शन बिंदु की तरफ करंट आया कितना 6 एम्पियर, जंक्शन बिंदु से करंट गया कितना 6 एम्पियर। तो यानी नियम ये बताता है कि जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है और बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी हमारा जो जंक्शन बिंदु है वो किसी प्रकार की कोई खपत, किसी प्रकार का कोई भी लॉसेस नहीं करता। तो ये था किरचॉफ का पहला नियम। अब है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब दूसरे नियम जो दूसरा नियम है साथियों, दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। अब वोल्टेज के नियम में हमें यह बताया गया है कि अलग अलग शाखाओं में लगाई गई वोल्टेज, कुल अलग अलग शाखाओं में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुल लगाई गई वोल्टेज के बराबर होता है। करंट का नियम हमें किसके बारे में बता रहा था, करंट के बारे में। वोल्टेज का नियम हमें किसके बारे में बता रहा है, वोल्टेज के बारे में। करंट का नियम हमें यह बता रहा था कि जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। और वोल्टेज का नियम हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग शाखाओं का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुल वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये थे हमारे किरचॉफ के 2 नियम। तो साथियों अगली हमारी डेफिनेशन है चालक। चालक माने कंडक्टर। कंडक्टर कौन से पदार्थ हैं, वे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से बह सके, फ्लो हो सके, उसे क्या कहा जाता है, चालक पदार्थ कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये पदार्थ क्या है, ये सारे के सारे पदार्थ हमारे चालक पदार्थ हैं। अब ये चालक पदार्थ क्यों हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये किया था कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किसके बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन के बेस पर काम करती है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वो सारी की सारी किस बेस पे काम करती है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर काम कैसे करती है कि जैसे ये है हमारा कॉपर मटेरियल। अब कॉपर मटेरियल में जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं साथियों 29। अब जो आगे ये सेल बने हुए हैं, अब जो ये आगे सेल बने हैं, जो ये ऑर्बिट बने हैं, इन ऑर्बिट में क्या होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। यानी इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब 2n के n की जगह क्या रखोगे, अगर आपने फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट,
n की जगह अगर सेकंड रखोगे तो आपको दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, n की जगह आप 3 रखोगे तो आप तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, यानी 2 गुणा 1 और 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से पहले में कितने आ गए 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब ये क्या है, पहले किया जाता है सेट को पूरा, पहले में सेट बनता है 2 का, दूसरे में 8 का, तीसरे में 18 का। अब कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कॉपर में इलेक्ट्रॉन है 28, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 18, 8, 2, 8 और 2 10 और 18, 18 10 28। तो यानी जो सेट में कंप्लीट हो गए ना, जो मतलब फॉर्मूले के हिसाब से जो फिट आ रहे हैं कितने 28, लेकिन लास्ट वाले में शेष कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, टोटल 29। सेट में सेट फिट आ गए 28, तो वैलेंस कितना बच गया 1। जब किसी पदार्थ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब किसी पदार्थ में यानी वह पदार्थ जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम हो उसे क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। 3 या 3 से कम हो उसे क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है साथियों। अब दूसरा है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो न हो सके, उसे कुचालक पदार्थ कहा जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे माइका, बेकेलाइट, जो ये है बेकेलाइट के जैसे स्विच बनाए जाते हैं, ये क्या है, इंसुलेटिंग पदार्थ है। अगर ये इंसुलेटिंग पदार्थ ना हो तो जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, अगर ये कंडक्टिंग होता तो हमें शॉक लगता। तो इसलिए हमें चालक पदार्थों की भी जरूरत रहती है और हमें कुचालक पदार्थों की भी जरूरत रहती है। तो साथियों वह पदार्थ जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, कुचालक पदार्थ। यानी जिसमें 3 से कम हो, 3 या 3 से कम हो वो है हमारा चालक पदार्थ, और जिसमें 4 से अधिक हो वो है हमारा कुचालक पदार्थ। अब हमने पहले में बात कर ली 3 से कम, दूसरे में मैंने कुचालक में पदार्थ कर ली 4 से अधिक, लेकिन बीच की क्या रहेगी, बीच की जो श्रेणी है वो रहती है हमारी अर्धचालक की। जो हमारे अर्धचालक हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का गुण है। 3 से कम हो गए इलेक्ट्रॉन तो चालक, 4 से ज्यादा हो गए तो कुचालक। लेकिन अगर 4 रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं तो वो हमारी बीच की श्रेणी है, बीच की श्रेणी है हमारी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक वह पदार्थ जो चालक और कुचालक पदार्थ के बीच का गुण रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक। अब हमारे अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, वह पदार्थ ये तो हमारे 2 उदाहरण हो गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 4 हो। तो अब हमने 4 का निकाल करके देख लेते हैं। जैसे सिलिकॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, पहले में कितने फिट आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 8, तीसरे में कितने रह गए 4। 4 क्यों रहे, पहले में 2 फिट, दूसरे में 8 फिट, तो सेट तो कंप्लीट हो गए इनके, तीसरे में 18 आने चाहिए, लेकिन हमारे पास 18 है नहीं। उसका कारण क्योंकि इसके टोटल ही 14 थे, पहले में 2, दूसरे में 8, तो यानी 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी 10 यही हो गए। तो 10 14 में से 10 माइनस गए तो शेष कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। जिसमें शेष इलेक्ट्रॉन 4 रहे वो है हमारे अर्धचालक। तो साथियों अगली डेफिनेशन है हमारी सर्किट। अब है जो हमारे सर्किट हैं साथियों, सर्किट पहले हम सर्किट की स्टडी करेंगे संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। संरचना के आधार पर हमारे जो सर्किट हैं वो 4 तरह के होते हैं साथियों। पहला है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वह सर्किट जिसमें करंट का रास्ता ओपन हो, ओपन माने खुला हो, और साथ में सर्किट में धारा का प्रवाह
धारा का प्रवाह न हो रहा हो उसे ओपन सर्किट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ओपन सर्किट कहा जाता है। तो ओपन सर्किट में क्या है साथियों? ओपन सर्किट में सेल में से सप्लाई गई तो आगे क्या हो गया? रास्ता ओपन हो गया। आगे रास्ता ओपन हो गया, रास्ता खुला हुआ है। जब रास्ता ही खुला हुआ है तो भाई सप्लाई लैंप में नहीं पहुंच रही, इसलिए लैंप ग्लो नहीं कर रहा। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये क्लोज सर्किट। क्लोज माने, सर्किट माने होता है रास्ता, क्लोज माने होता है पूरा का पूरा बंद। देखो साथियों, इलेक्ट्रिसिटी में जो क्लोज है, क्लोज को बंद के रूप में नहीं लेना। क्लोज का मतलब है पूरा का पूरा रास्ता क्लोज है, यानी करंट को फ्लो होने के लिए पूरा का पूरा पाथ मिल रहा है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर क्लोज कहते हैं तो सर्किट क्लोज है, क्लोज माने बंद है, यानी वो बंद नहीं है। ये इसका जो मीनिंग है उसके विपरीत होता है साथियों। तो क्लोज सर्किट कौन सा है? क्लोज सर्किट वह सर्किट जिसमें करंट का जो रास्ता है वो क्लोज यानी बंद हो और साथ में सर्किट में धारा का प्रवाह हो रहा हो, उसे क्या कहा जाता है? क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में क्या है? पूरा का पूरा रास्ता क्लोज है, कहीं से बीच में खुला नहीं है, और करंट का प्रवाह भी पूरा हो रहा है, इसलिए ये लैंप भी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, लैंप आपका चल रहा है भाई। वैसे साथियों, जो ये क्वेश्चन है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इनकी परिभाषा देखो, वैसे तो मैंने पूरी ही थ्योरी को बड़े ही आसान शब्दों में नोट्स के रूप में कन्वर्ट करके बताने की मैंने कोशिश की है, लेकिन साथियों डायग्राम के साथ, सिंपल और साधारण शब्दों के साथ ये मेरी कोशिश है इन चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से समझाने की। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन है ये बड़ी आसान लग रही है, लेकिन जब इन्हीं डेफिनेशन में से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठ के आता है तब थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन चीज़ों को बड़ा गहराई से और बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए। जैसे ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट की मात्रा क्या होती है भाई? जब सर्किट ही ओपन है तो करंट की मात्रा 0। क्लोज सर्किट में करंट की मात्रा क्या होती है? करंट की मात्रा उतनी रहेगी जितनी इस लैंप की कैपेसिटी रहेगी। अब इसके बाद है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट होता है सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट यानी वह सर्किट जिसमें करंट फेज से लोड और लोड से न्यूट्रल वायर के रास्ते न बहकर एक छोटा रास्ता बना ले, और या ये कहें कि फेज और न्यूट्रल का या किन्हीं दो फेज का आपस में शॉर्ट हो जाना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इसकी सुरक्षा के लिए फ्यूज या एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो साथियों, दो वायर हैं, फेज वायर, न्यूट्रल वायर, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे सेल में से निकली, होना क्या चाहिए था कि पॉजिटिव सही रास्ते से लैंप के में जाए और लैंप में से न्यूट्रल में से वापसी आए, यानी इनका आपस में कोई टच नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि यहाँ बीच में इन दोनों में दोनों वायर का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन ब्रेक हो गया, यानी ऊपर जो इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है वो इंसुलेशन की परत मतलब एक तरीके से मेल्ट हो गई, या वो परत खराब होकर के टूट गई या उतर गई। ठीक है, तो क्या हुआ? फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गई, तो सर्किट क्या हो गया? हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में करंट की जो मात्रा होती है वो अनंत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट में क्या होते हैं साथियों? ब्लास्ट होते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किट। इसके बाद है लीकेज सर्किट। लीकेज, करंट का लीकेज के रूप में अर्थ में बहना। अर्थ में बहना माने जमीन में बहना। जैसे मान के चलो बरसाती दिनों में जैसे ये चीजें ज्यादा होती हैं कि आपकी घर की वायरिंग है और घर की वायरिंग की किसी वायर का इंसुलेशन उतर के या कोई कहीं खुला जोड़ था, वो जोड़ जो है डायरेक्ट किससे टच हो रहा है? वायर दीवार से। तो दीवार ऑलरेडी क्या है? मतलब बरसात के दिनों में भीगी हुई है, तो उसका प्रतिरोध, दीवार का भी प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। तो दीवार का प्रतिरोध कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? यही कारण होता है कि बरसाती दिनों में जो लीकेज करंट है वो बिल्डिंग के थ्रू या किसी इक्विपमेंट के थ्रू किस में जाता है?
अर्थ में जाता है साथियों। तो यानी लीकेज सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट क्या हो रहा है, लीक हो रहा है और लीक होकर के कहाँ जा रहा है, जमीन में जा रहा है। तो वैसे अपने अर्थ की तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो कितना भी ज़्यादा लीकेज करंट ना हो, चाहे बेशक से आसमानी बिजली भी क्यों ना हो, उसको भी अरेस्ट करने की क्षमता जो है हमारी अर्थ रखती है, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अब जैसे ऊपर बात की हमने कि शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए तो हम एमसीबी या फ्यूज का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन साथियों लीकेज सर्किट की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ये क्या है, सर्किट के जो आपकी अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर में क्या है, इसको लगाया जाता है। ये अर्थ में से इसका एग्जांपल बताते हैं साथियों। जैसे कोई मोटर है, मोटर की बॉडी को हमने डबल अर्थ कर रखा है। अब जो वायर किसी भी मोटर की बॉडी से टच होकर के जब अर्थिंग के लिए जमीन में जा रही है तो वहां बीच में हमने क्या लगा दी, ELCB लगा दी। अब ये ELCB क्या करे, देखो ये ELCB क्या करेगी, ये अर्थ में से जाने वाले करंट को सेंस करेगी। अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा वो करंट अर्थ में जाना शुरू होएगा तो ये क्या करेगी, आपके मेन सर्किट को ट्रिप करवाने का काम करेगी। और ELCB ऑपरेट का आपका जो है इंडिकेशन आएगा, उस इंडिकेशन से आपको ये जज हो जाएगा कि हमारी ELCB ऑपरेट होगी, इसलिए हमारा सर्किट ट्रिप हुआ है। तो उससे हम क्या जज करेंगे कि हमारा जो है ना अर्थ में करंट जा रहा है, अर्थ में हमारी लीकेज हो रही है, और उस लीकेज को हम जा करके चेक करेंगे साथियों। तो ये जो हमारे सर्किट थे, सर्किट किसके आधार पर थे, ये संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अब है साथियों हमारे सर्किट जो है कनेक्शन के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर हमारे सर्किट हैं। तो कनेक्शन के आधार पर एक होता है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट का रास्ता एक ही होता है और सीरीज सर्किट में सभी पॉइंटों पर करंट समान होता है, सभी पॉइंटों पर वोल्टेज अलग अलग होती है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे डेकोरेशन की लड़ियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़ी ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से इस सीक्वेंस में कम से कम 100 लड़ियां आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब क्या है इसका सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, इधर से इसको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, इधर इनमें से इस तरीके से ट्रेवल होकर के यहां से इसकी न्यूट्रल पूरी हो रही है। तो यानी और दूसरा करंट का रास्ता जो है एक ही है, इसी में से गुजर के इसमें जाएगा, इसमें से गुजर के इसमें जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये कौन सा क्रम है, सीरीज क्रम है। अब सीरीज क्रम में क्या होता है, करंट का रास्ता एक ही होता है और सभी पॉइंटों पे करंट क्या होता है, समान होता है। जितना करंट इसमें, इतना ही इसमें और इतना ही इसमें रहेगा साथियों। इसमें समस्या क्या होती है, जैसे डेकोरेशन की लड़ियां हैं, मान लो अगर ये लड़ी, ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो ये बल्ब भी हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके थ्रू न्यूट्रल नहीं मिलेगी। ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि इस बल्ब को इस फ्यूज बल्ब के फ्यूज होने के बाद इस साइड से इसको पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो साथियों जो हमारा सीरीज क्रम है, उस सीरीज क्रम में जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक सिस्टम फाल्टी होने पे पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाता है। इसका उदाहरण है हमारी डेकोरेशन की लड़ियां। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में सभी पॉइंटों पर हमारा करंट समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। वोल्टेज अलग अलग कैसे, कैपेसिटी के हिसाब से। और ये जो करंट समान और वोल्टेज अलग अलग जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अब आपको जो पैरेलल क्रम है, पैरेलल क्रम वाले जो डेफिनेशन है, इसमें बहुत अच्छे से समझाएगी आपको। अब क्या है, मान लो इन सब का रेजिस्टेंस है सीरीज क्रम में। सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस बराबर होता है R1, R2, R3। मतलब तीनों का आप डायरेक्ट प्लस कर दो, क्योंकि हर बल्ब, हर पंखे, हर लोड का अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगा। मान लो इसका 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 4 ओम। तो क्या करेंगे, अगर हमने सर्किट का कुल रेजिस्टेंस जानना है तो 4 + 2 + 1 यानी कुल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा साथियों।
तो ये विशेषता किसकी है साथियों? ये विशेषता है सीरीज सर्किट की। तो अब इसके बाद है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में सभी पॉइंटों पर वोल्टेज समान होती है। सीरीज का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया साथियों, सीरीज कौन सा क्रम था? सीरीज क्रम वो क्रम था यानी जो डेकोरेशन की लड़ियों का, ठीक है। और पैरेलल क्रम कौन सा है साथियों? पैरेलल क्रम होता है जो हमारी घरों की वायरिंग है। अब घरों की वायरिंग किसमें है? पैरेलल क्रम में। अब पैरेलल क्रम की विशेषता क्या है? सभी पॉइंटों पर पैरेलल क्रम होता है साथियों ये क्रम, यानी इसकी सप्लाई अलग जा रही है, इसकी सप्लाई का रास्ता अलग है और इसकी सप्लाई का रास्ता अलग है। यानी सीरीज में क्या था? एक लैंप फ्यूज तो सारे के सारे बंद। अब घरों में जो हमारी वायरिंग है, ये घरों में वायरिंग किस क्रम में है? पैरेलल क्रम में। अगर पंखा खराब होता है तो बल्ब पर कोई इफेक्ट नहीं है, बल्ब खराब हो रहा है तो पंखे पर कोई इफेक्ट नहीं है, यही होता है ना घरों में। तो जो घरों की वायरिंग है वो किस क्रम में होती है साथियों? पैरेलल क्रम में उनके कनेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि सीरीज और पैरेलल जो है ये किसके पार्ट हैं? ये है हमारे कनेक्शन के पार्ट। यानी किन्हीं दो, यानी ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 10 इक्विपमेंट को आपस में जोड़ने के दो ही तरीके हैं। या तो आप उनको सीरीज में जोड़ सकते हो या फिर आप उनको पैरेलल में जोड़ सकते हो। सीरीज में जोड़ोगे तो सभी का रास्ता एक हो जाएगा, सभी पे करंट की मात्रा समान हो जाएगी और वोल्टेज अलग अलग होगी। लेकिन पैरेलल में क्या है? पैरेलल में सभी पॉइंटों पर वोल्टेज समान और पैरेलल सर्किट में सभी पॉइंटों पर करंट अलग अलग। और अब देखो इस बात को ध्यान से समझो कि हमारा जो पैरेलल क्रम है वो कहाँ होता है? घरों में। अब घरों में सभी पॉइंटों पर वोल्टेज समान, यानी बल्ब का पॉइंट है उसमें भी 230 वोल्ट, सॉकेट का पॉइंट है उसमें भी 230 वोल्ट वोल्टेज आ रही है, पंखे का पॉइंट है उसमें भी 230 वोल्ट आ रही है, और एसी का पॉइंट है तो एसी के पॉइंट में भी कितनी? 230 वोल्ट आ रही है साथियों। लेकिन करंट की मात्रा क्या है? अब पंखा है, पंखा अगर 80 वाट का है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करंट ले रहा है, और उसके मुकाबले अगर एसी है तो एसी की कैपेसिटी ज्यादा है तो एसी क्या है? एसी पंखे के मुकाबले करंट क्या लेगा? ज्यादा लेगा बस साथियों। तो पैरेलल क्रम में क्या हुआ भाई? एसी में और पंखे में वोल्टेज तो क्या है? वोल्टेज तो 230 ही है, लेकिन करंट क्या है? करंट दोनों में अलग अलग है। तो करंट दोनों में क्या है साथियों? अलग अलग है। तो वो हमारा कौन सा क्रम है? पैरेलल क्रम है। तो पैरेलल क्रम को अच्छे से आप याद रखो कि घरों की वायरिंग है, घरों में क्या होता है? वोल्टेज सभी पॉइंटों पे समान होती है और करंट क्या होता है साथियों? कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप पैरेलल को याद रखोगे तो सीरीज इसका उल्टा हो जाता है। पैरेलल में रास्ते अनेक होते हैं, सीरीज में रास्ता एक होता है। पैरेलल में वोल्टेज समान होती है तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है तो सीरीज में करंट समान होता है। यानी जो क्वांटिटी यहां समान है पैरेलल में तो वहां सीरीज में वो अलग अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जो विशेषताएं हैं इसको हमने इस तरीके से याद रखना है। और दूसरा सॉरी यहाँ पैरेलल है, ये पैरेलल है। पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस क्या है? वहां था डायरेक्ट प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहां क्या है साथियों? 1/RT बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है साथियों। तो पैरेलल के जो कनेक्शन है वो कनेक्शन साथियों R1, R2, R3, लेकिन जो सीरीज के कनेक्शन होते हैं उनमें रास्ता एक ही होता है, पैरेलल में रास्ते अलग अलग होते हैं। किसी एक के खराब होने से कोई दूसरा प्रभावित नहीं होता। इसके बाद है साथियों लोड के आधार पर सर्किट। लोड के आधार पर सर्किट, तो लोड जो है वो साथियों हमारा 3 तरीके से है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड वह सर्किट जिसमें विरोधी ताकत के रूप में क्या हो? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, वो हमारा क्या है? रेजिस्टिव लोड। यानी
सिंपल भाषा में ये कहें कि सिंपल तार वाला लोड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तार ही प्रयोग की गई है उसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टिव लोड। यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंसी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक फिलामेंट लैंप, एक लैंप है, लैंप के लिए आपने क्या प्रयोग की है? सिर्फ एक वायर प्रयोग की है। वो वायर सर्किट के साथ जुड़ी है और सर्किट में से क्या आपकी पावर यानी करंट और वोल्टेज ट्रेवल करके कहां पहुंच रहे हैं? आपके लैंप तक पहुंच रहे हैं। तो इस सर्किट में रुकावट के रूप में कौन सी ताकत काम कर रही है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही काम कर रही है। तो ये है हमारा रेजिस्टिव लोड। तो अब रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर क्या होता है? रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई होता है। अब साथियों जैसे टर्म आई पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि जैसा रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर इकाई होता है। अब पावर फैक्टर है क्या चीज? पावर फैक्टर क्या चीज है? जैसे आगे भी इसकी डेफिनेशन आएगी वैसे। तो पावर फैक्टर क्या चीज है? जैसे हमें पता है कि सर्किट में एक करंट और एक वोल्टेज दोनों आपस में एक संतुलन बना करके चलते हैं एक दूसरे के आगे पीछे। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि करंट और वोल्टेज एक समान कोण के साथ एक दूसरे से संतुलन बनाकर चलते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट के बीच बने एंगल का संतुलन बना रहता है। यानी इन दोनों का जो एंगल है आपस में, इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन इंडक्टिव लोड में क्या होता है? इंडक्टिव देखो, रेजिस्टिव लोड होता है सिंपल तार वाला भाई, और इंडक्टिव लोड होता है कॉइल वाला, जिसमें कॉइल का प्रयोग कर रखा हो। यानी इंडक्टिव लोड वह लोड जिसमें लोड के रूप में किसी कॉइल का प्रयोग किया जाता है, उसे इंडक्टिव लोड कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है साथियों? जैसे मोटर और ट्रांसफार्मर। अब पंखा है, पंखे के अंदर मोटर है, मोटर के अंदर हमने पंखे में क्या प्रयोग कर रखा है? हमने कॉइल प्रयोग कर रखी है। तो साथियों इंडक्टिव लोड कौन सा लोड है? इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। आसान भाषा में कहें तो इंडक्टिव सर्किट में धारा और वोल्टेज के बीच बना एंगल बिगड़ जाता है और इस एंगल को सेट करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सिंपल तार वाले लोड में वोल्टेज और करंट का जो आपसी संतुलन है, जो संबंध है, वो बड़ा ठीक ठाक चलता है। जैसे ही तार में से सप्लाई गुजर करके किसी पंखे में, किसी मोटर में, किसी कॉइल में जाती है, तो कॉइल में जाने के बाद उसका संतुलन क्या है साथियों? बिगड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। दूर का मतलब लैगिंग मतलब पीछे रहना। मतलब एक करंट और वोल्टेज में से एक तो ज्यादा आगे निकल गया और एक ज्यादा पीछे रह गया, तो उनका संतुलन क्या हो गया साथियों? बिगड़ गया आपस में। तो उसे क्या कहा जाता है? लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग माने पीछे रहना। अब उनका जो संतुलन बिगड़ा है साथियों, उस संतुलन को संवारने के लिए, उस एंगल को सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा हमारा जो सर्किट है वो सर्किट है हमारा तीसरा जो हमारा सर्किट है वो होता है कैपेसिटिव लोड। एक हमने किया रेजिस्टिव लोड तार वाला, इंडक्टिव लोड कॉइल वाला, और कैपेसिटिव लोड कैपेसिटर वाला। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है साथियों। तो यानी वह सर्किट जिसमें लोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, उसे कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लीडिंग। देखो रेजिस्टिव के केस में पावर फैक्टर था यूनिटी माने ठीक ठाक, दोनों ठीक संतुलन बनाकर चल रहे थे। जैसे सप्लाई पहुंचती है किसी कॉइल में, तो उस पूरे सर्किट का जो लोड है वो हो जाता है लैगिंग माने पीछे रह जाना। तो जैसे उसको संवारने के लिए हम क्या करते हैं? देखो जैसा आपने देखा होगा कि जिस जगह पे
कॉइल प्रयोग होती है, जैसे मोटर की, अपना पंखे की मोटर में, कूलर की मोटर में, एसी की मोटर में, या फिर टुल्लू पंप मतलब पानी वाली मोटर में, जहां भी कॉइल प्रयोग होती है उस कॉइल के साथ साथ हर जगह क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है साथियों? कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बिगड़ा है उस एंगल को संवारने के लिए। सिंपल तार वाले लोड में अब आपने कभी लैंप में कैपेसिटर लगा नहीं देखा। कारण क्या है? लैंप क्या है? रजिस्टिव लोड है, सिंपल तार वाला लोड है, इसमें आपको कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉइल माने कुंडली, कुंडली वाले लोड में, जैसे मोटर की वाइंडिंग, जहां जहां मोटर प्रयोग होती है वहां वहां किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए? वोल्टेज करंट, यानी इंडक्टिव लोड में वोल्टेज और इंडक्टिव लोड में वोल्टेज और करंट के बीच बिगड़े हुए एंगल को संवारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल भाषा में हम फिर आते हैं कि हमारा जो पहले हमने कंस्ट्रक्शन के आधार पर ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट थे, फिर कनेक्शन के आधार पर सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट थे, और फिर हमें लोड के आधार पर रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट माने कॉइल वाला, रजिस्टिव माने तार वाला, और कैपेसिटिव माने कैपेसिटर वाला। ठीक है, तो अब जो है ना, हम थोड़ा बेसिक टर्म के रूप में हमारी जो डेफिनेशन है वो है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर हमने पीछे जिक्र किया कि रजिस्टिव में पावर फैक्टर इकाई, इंडक्टिव में लैगिंग, लैगिंग माने पीछे रहना, कैपेसिटर उसको आगे कर देता है, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? लीडिंग होता है। तो साथियों अब हमारी डेफिनेशन है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच बने कोसाइन एंगल को क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर कहा जाता है। वोल्टेज और करंट जब दोनों एक सर्किट में चलते हैं तो दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात का एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है, एक संतुलन बनता है। इस एंगल को कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कोस फाई के द्वारा दर्शाया जाता है और पावर फैक्टर को पावर फैक्टर मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो साथियों जो रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर है वो क्या होता है? इकाई होता है। इंडक्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है साथियों? लैगिंग होता है। कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है साथियों? लीडिंग होता है। तो इस प्रकार से हमने ये स्टडी किया किसके बारे में? पावर फैक्टर के बारे में। तो साथियों अब लास्ट में सिर्फ 3 डेफिनेशन है जिनको हम करेंगे, उसके बाद जो आज की क्लास है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों इसके बाद है, जैसे हमने पहले स्टडी किया कि एक सिंपल तार में से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। फ्लो किसके कारण होता है? वोल्टेज के कारण होता है। तो साथियों जब करंट और वोल्टेज एक सिंपल तार वाले सर्किट में से गुजरते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है साथियों। लेकिन साथियों जब इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो किस में से करवाया जाता है? कॉइल में से करवाया जाता है। तार में से जब फ्लो करवाया जाता है तो वो तो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन जब कॉइल में से सप्लाई का फ्लो करवाया जाता है, जब एसी सप्लाई किस में से फ्लो होती है? कॉइल में से फ्लो होती है। तो कॉइल में से जब फ्लो होती है साथियों तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, वो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो हमारा वोल्टेज का काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या था? इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज फोर्स का काम कर रही थी, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के गति करने से करंट बन रहा था। उसी प्रकार से जैसे उधर ईएमएफ थी तो यहाँ है एमएमएफ। एमएमएफ किस में काम करती है? मैग्नेटिक सर्किट में काम करती है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या चीज है? वह बल जिसके कारण किसी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स बहता है उसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहा जाता है और इसकी यूनिट
एम्पियर टर्न है और इसे AT के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या हुआ, जब हमने सप्लाई को इस एंड से इस सर्किट में अप्लाई किया तो ये सप्लाई आगे जाकर के किसका रूप ले लेती है, ये वोल्टेज किसका रूप ले लेती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। यानी वहां थी EMF और यहां है MMF यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। EMF ने जाकर के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने जाकर के इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस चीज का फ्लो करवाया था, इलेक्ट्रिकल करंट का। तो ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स सर्किट में, कॉइल वाले सर्किट में जाकर के किसका फ्लो करवा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। भाई वहां क्या पैदा हो रहा था, करंट। कॉइल में क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। कॉइल में क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, मैग्नेटिक लाइंस पैदा होती हैं। किसके बारे में, चुंबकीय रेखाओं के रूप में मैग्नेटिक लाइंस पैदा होती हैं। अब ये मैग्नेटिक लाइंस जहां तक अपना असर दिखाती हैं वो एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है साथियों। तो साथियों मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की परिभाषा समझ आई। जो इसमें लगने वाली वोल्टेज है वो क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट नहीं पैदा होता, इसमें क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहा जाता है, जब इसमें से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और वो चुंबकीय रेखाएं जहां तक इस कॉइल के चारों तरफ अपना असर दिखाती हैं जहां तक अपना असर दिखाती हैं साथियों, वो चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। और जो ये लाइन निकलती हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं साथियों। तो इसके बाद अगली परिभाषा है अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन के रूप में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना, मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है साथियों। यानी ये कॉइल है, इस कॉइल के चारों तरफ, यही है ना, किसी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस, जो ये लाइन निकल रही है इसमें से चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, मैग्नेटिक लाइन के रूप में मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना। मैग्नेटिक लाइन जहां तक असर दिखाती है वहां तक उसका फील्ड होता है। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां तक, जहां तक वो अपना असर दिखा रही है। तो किसी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन के रूप में मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यानी जो लाइन है ये, इन लाइन को किस रूप में नापा जाता है, जिस तरीके से MMF को किस में नापा था, एम्पियर टर्न माने AT में उसी तरीके से इन चुंबकीय रेखाओं को किसके रूप में नापा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को नापा जाता है। भाई इसकी यूनिट होती है वेबर, इसकी यूनिट होती है वेबर। तो इसको किसके रूप में नापा जाता है, इसको वेबर के रूप में नापा जाता है। यानी MMF को नापा जाता है AT में, एम्पियर टर्न में, और मैग्नेटिक फ्लक्स को नापा जाता है वेबर में। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, किसी भी कॉइल में से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो क्या कहलाती है, चुंबकीय रेखाएं। और जो वो चुंबकीय रेखाएं हैं उनको नापा जाता है किसमें, वेबर में साथियों। तो अब जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज थी, मैग्नेटिक सर्किट में वो वोल्टेज है MMF। जैसे साथियों इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF के कारण, फोर्स के कारण करंट पैदा हुआ था, मैग्नेटिक सर्किट में फोर्स के कारण फ्लक्स पैदा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कौन कर रहा था, रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय सर्किट में जो फ्लक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करता है वो होता है रिलेक्टेंस। यानी इन मैग्नेटिक लाइन के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाली ताकत क्या कहलाती है, रिलेक्टेंस। यानी वह बल जो मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसे क्या कहा जाता है, रिलेक्टेंस कहा जाता है। इसकी यूनिट है एम्पियर टर्न बटा वेबर। एम्पियर टर्न
किसकी है, एमएमएफ की, और वेबर किसकी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो रिलेक्टेंस क्या चीज है, रिलेक्टेंस वह बल है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, उसे एम्पियर टर्न कहा जाता है। तो साथियों आज की इस फर्स्ट क्लास में ये हमारी बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन साथियों कंप्लीट होती हैं। तो साथियों मिलते हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें साथियों।